और आसपास के गांवों से मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय सुभाष। एक बार जोर से बोल तो दीजिए, जय हिंद, जय सुभाष। बाबूलाल जी ने बड़ा खूबसूरती से आपको एक बात बताई कि हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई है स्वराज की। अगर देखा जाए तो हमारी लड़ाई है अपने राज की, जिस राज की परिकल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखी थी, उस स्वाधीन भारत की। स्वाधीन, अपने अधीन, यानी अपने अंडर काम करने वाला आदमी, अपने आप से काम करने वाला आदमी, जो आप पहले से ही थे। आपने देखा होगा अपने गांव में कोई चोरी, डकैती, बलात्कार, गलत काम जैसा कोई काम ऐसा नहीं होता था हमारे गांव के अंदर पहले। कब? जब अंग्रेज नहीं आए थे, या अंग्रेजों के दिए हुए औजार, जिसको उन्होंने सिनेमा, टेलीविजन और मोबाइल नहीं आया था, तब तक हमें नहीं पता था। टेलीविजन ने हमको बताया कि किसी की लड़की को उठाया जा सकता है। टेलीविजन ने हमको सारे उल्टे रास्ते बताए, वरना दादी नानी की कहानी में कोई गलत बात नहीं हुआ करती थी। और पूरा गांव अपने अधीन, अपने नियमों से चलने वाला हुआ करता था। चूंकि हम अपने नियमों से चलते थे, अपनी जमीन, अपना पशुधन, अपनी मेहनत, अपना बीज, अपना पानी, अपना गांव, अपने लोग, अपना नियम, अपनी पंचायत, अपना जंगल, अपना जमीन, सब कुछ हमारे पास अपना होता था। हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। नमक को छोड़ करके कोई भी चीज गांव में आती नहीं थी। और पूरा गांव समृद्ध, इतना समृद्ध कि मैंने अपने इलाके में देखा है कि वहां गरीब से गरीब परिवार की महिलाओं के गले में, पैरों में, हाथों में सोना और चांदी हुआ करता था। और आज 50 एकड़ का जमींदार हो, चाहे 100 एकड़ के हो, हमारे यहां कहावत है कि जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन है वो उतना ही बड़ा कर्जई है। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन है वो उतना ही बड़ा कर्जदार है, ये बताया जाता है हमारे यहां। मैंने यहां देखा आपके यहां प्राकृतिक संपदा खूब है। और हम बात कर रहे थे रास्ते में आते हुए कि खेतों के किनारे पर जो घास उगी होती है, उसके ऊपर लोगों ने केमिकल छिड़कने शुरू कर दिए हैं घास को मारने के लिए। तो हम कह रहे थे कि अभी खेतों में जहर आ गया है, दिमाग में जहर डालने के लिए आपके बच्चों के हाथों में मोबाइल और आपके घरों में टीवी आ चुका है, और समाज में जहर घोलने के लिए नशे वाले और पुलिस वाले घूम रहे हैं। और इससे भी बड़ा सत्यानाश करने के लिए बैंक वाले आपके गांव में घुस रहे हैं। आपके गांव के अड्डे पर देखा मैंने, बैंक का एक वो लगा हुआ था कि यहां पर इनका सहायता केंद्र करके कुछ लगा था किसी बैंक का। तो मैंने कहा, बैंक मदद करने के लिए आता है क्या? अच्छा, अगर बैंक मदद करने के लिए आता है और इतने सालों से बैंकों ने सारे देश की मदद की है, तो देश की तरक्की होनी चाहिए थी कि लोगों के घरों का सोना गायब होना चाहिए था। बताइए, सोना बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? सोना बढ़ना चाहिए था, जमीन बढ़नी चाहिए थी। भाई, आपकी अगर मदद हुई है, अगर बैंकों ने आपको फायदा पहुंचाया है, तो आपका फायदा होना चाहिए। किस किस चीज में? जितने घर में डंगर थे, जितने पशुधन था, वो बढ़ना चाहिए था। वो घटा कि बढ़ा? वो घट गया। आपके घर में बच्चे थे, वो स्वस्थ रहने चाहिए थे। अभी स्वस्थ रहते हैं कि बीमार ज्यादा रहते हैं? बीमार ज्यादा रहते हैं। जमीन बढ़नी चाहिए थी, अभी बढ़ी है कि घटी है? घटी है। परिवार बढ़ने चाहिए थे, परिवार अच्छे हुए कि टूटे हैं? टूटे हैं। समाज बढ़ा है कि टूटा है? टूटता कब है? जब सारे समाज में टोटा होता है। हमारे यहां होता है टोटे में लड़ाई होती है कि नुकसान जब होता है ना घर, तब बंटवारा होता है। इसका मतलब अगर हमारा समाज टूटा है तो समाज को नुकसान हुआ है।
अब समाज को नुकसान किस किस चीज से हुआ है, ये जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको नहीं हुई तो जो हालत हमारे वहां पर विकास के नाम पर दिल्ली के आसपास के इलाके में हुई पड़ी है, वो आपकी भी होने वाली है। अभी मैं देख रहा हूं आपके यहां मेहनत करने वाले लोग हैं, अभी शरीर से मेहनत कर रहे हैं, घरों में आपके बकरी भी है, आपके घरों में गायें भी है, आपके घरों में भैंस भी है, और मैं देख रहा हूं यहाँ के लोग अभी इतने बीमार होना शुरू नहीं हुए हैं। सरकार की कोरोना की वैक्सीन आने से पहले पूरे गांव में कोई बीमार नहीं होता होगा। अभी आजकल कोई सी घर में ऐसा नहीं होगा कि बीमार बच रहे हों, अब तो बीमार होना शुरू हो गए ना, अब बीमार होना शुरू हुए हैं। सरकार को यदि हमारी चिंता होती, जैसे सरकार ने क्या कहा कि आप लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, ऐसा बोला ना, आपको बोला वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आप गांव में जा नहीं सकते, आप शहर में मंडी नहीं खोल सकते, दुकान नहीं खोल सकते, मंडी से सामान नहीं ला सकते, सॉरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको हाजिरी नहीं लगाने देंगे, स्कूल में पेपर नहीं देने देंगे। इतनी जबरदस्तियां उन्होंने डाली। हमने कहा तुम इतनी जबरदस्ती काहे कर रहे हो भाई कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी बीमार ना हो, हम नुकसान बचाना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा, फिर तो तुम हमारी जो बाकी बीमारियों से नुकसान होता है वो भी बचाना चाहते होगे। बोला उसका हमको नहीं मालूम है, आप टीबी से मरो तो सरकार को चिंता नहीं है, कैंसर से मरो, हड्डी टूट कर मरो, बीमार होकर के मरो, बुखार से मरो, जन्म देते समय मां मरे, बाकी लोग दूसरी बीमारियों में 100 बार मरो, सरकार को कोई चिंता नहीं है। आपका कर्जा बढ़ गया है, आप कर्जे में डूब गए हैं, तंग आकर के आप आत्महत्या करो, आप जैसे मर्जी मरो, सरकार को कोई टेंशन नहीं है, सरकार सिर्फ आपको कोरोना से नहीं मरने देगी। ये अजीब तरीके की बात है कि एक बीमारी के लिए इतनी चिंता और बाकी बीमारियों के लिए आपका कोई ख्याल नहीं। किसान को कहेंगे कि तुमको ये बीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, बीज देने के मामले में तुमको चिंता है, प्राइवेट कंपनियों का पेस्टिसाइड, यूरिया, दवाइयां बेचने की तुमको चिंता है, लेकिन तुम जब किसान की फसल का दाम देने की बारी आए, उसकी गारंटी का कोई कानून बनाने की बारी आए, तो सरकार को चिंता नहीं है। जैसे सरकार, ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उस टाइम पे जलियांवाला बाग में गोली चलाई जनरल डायर ने। उस जनरल डायर ने गोली चला करके निहत्थे हजारों लोगों को मार डाला, और फिर उन जिन जिन अधिकारियों की वहां ड्यूटी थी, जिन्होंने इस देश के लोगों को मारा था, उन लोगों को ब्रिटिश सरकार ने प्रमोशन दिया, पदोन्नति करी, उनको बड़ा अफसर बनाया और इंग्लैंड बुला करके उनको मेडल दिए। आज ये घटिया सरकार, हमारे हरियाणा के हरामखोर मुख्यमंत्री और हमारा डीजीपी, हमारे वो नौकर, उन अफसरों को मेडल देने की बात कर रहे हैं 15 अगस्त को, जिन लोगों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, लाठी बरसाए, उनके रास्ते रोके, उनके ऊपर क्रेन चढ़ाई, उनके ऊपर पानी के वाटर कैनन चलाए। यह शर्म की बात है कि अच्छी बात है? आप बताइए, शर्म की बात है कि अच्छी बात है? हम सोचते हैं क्या भारत वाकई में आजाद हो गया है? अभी 15 अगस्त को आजादी का महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं अंग्रेजों के टाइम के। फिर देखा कि अंग्रेजों ने पुलिस को जरूरत से ज्यादा ताकत दे रखी थी। अभी इन्होंने नया कानून लेकर के आए, भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी पुलिस को जरूरत से ज्यादा ताकत दे रखी है। और ये कानून लाने की तैयारी 2017 से ये लोग कर रहे थे। तो हमने सरकार से पूछ लिया कि बता तो दो, ये भारत देश गुलाम है कि आजाद है? 14 अगस्त 2000 और 14 अगस्त 1947 को इसका मालिक कौन था और 16 अगस्त को इसका मालिक कौन हुआ? ये किससे गुलाम था और किससे आजाद हुआ? जब ये पूछा हमने सरकार से, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट्री कमेटी, सबसे घूम फिर के 7-8 कार्यालयों से घूम करके जब आरटीआई का जवाब हमको मिलता है कि भारत कब आज़ाद हुआ और किस समझौते और किस आदेश के तहत आज़ाद हुआ, उसकी प्रमाणित कॉपी हमको चाहिए,
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने हमको ये बताया कि भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, किस समझौते के तहत आजाद हुआ, यह गहन शोध का विषय है। सरकार को नहीं पता भारत कब आजाद हुआ, बस वो मना रहे हैं। फिर सोचा ये मना रहे हैं तो क्या चीज मना रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि ये हमारी बर्बादी के हर साल गिन रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना हो गई है, अब देश के लोग अगर खड़े होंगे तो अब हमारे पास इनको गोली मारने के लिए इतने सैनिक आ चुके हैं, अब इतनी मिसाइलें आ चुकी हैं, इनके गांव उजाड़ने होंगे। तो हमने इनके गांव के अंदर बिजली पहुंचा दी है ताकि रात को जब हमने हवाई हमले करने हो तो उन बिजली के बल्बों से पता लगाया जा सके कि ये पूरा शहर है, इसको उड़ाना है तो ठां से उड़ा दो। एक शहर पे बम डालने के लिए आपको बिजली क्या आपके फायदे के लिए दिया है? आपके फायदे के लिए बिजली नहीं है। आपका एक फायदा नहीं होता है बिजली से, एक सिंगल फायदा नहीं होता है। जब हम डिबेट में बैठते हैं वहां पर तो जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं वो फायदा नहीं गिना पाते हैं इसके, और हम इसकी हर बात में नुकसान गिना सकते हैं, हर बात में। लेकिन हमारे बच्चों को साइंस में पढ़ाया जाता है कि विज्ञान वरदान है, उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, अगर किसी चीज़ का फायदा है तो नुकसान भी होंगे। मोबाइल का फायदा गिनाएंगे और कहेंगे चलो नुकसान तो होंगे ही, बिजली का भी ऐसे ही, टेक्नोलॉजी का। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इन्होंने आपके लिए नहीं, अपने लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए खेला। इस पूरी दुनिया में आजादी से पहले का दौर अगर आप देखोगे, गुलामी के दौर के ऊपर नजर दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक कहावत आपको सुनने को मिलेगी। वो कहावत ये कहती है कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। ये लाइन सुनी होगी आप लोगों ने ना, कि अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था। इसका मतलब ये है कि सूरज जब पूरब से निकलता था और पश्चिम तक छिपता था तो दिन के किसी ना किसी पहर पे सूरज वहां होता था जहां अंग्रेजों का राज है। मतलब पूरी दुनिया पर अंग्रेज राज किया करते थे। इसका यह मतलब है कि गुलाम करने की जो आदत है और जो भूख है और जो नीयत है, ये इनकी सदियों पुरानी है। भाई 500 साल की तो हम ही सुन रहे हैं। सो कहते हैं 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आए थे, और उससे पहले के दौर में अमेरिका में गुलाम रखे जाते थे अफ्रीका के लोगों को जंजीरों से बांध करके। इसका मतलब गुलामी की उनकी नीयत पुरानी है। भारत के लोगों को वो गुलाम नहीं कर पाए क्योंकि भारत के लोगों के पास दो गजब की चीजें थी। एक तो स्वाधीनता, कि वो अपने गांव की व्यवस्था को अपने आप संभाल लेते थे। सब कुछ उनके पास अपना, जल जंगल जमीन जानवर शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती सब उनकी अपनी। किसी भी दुकानदार की, किसी बाजार की, किसी मशीन की, किसी बिजली की, किसी अंग्रेज की, किसी काम में कोई जरूरत नहीं। और दूसरा, यहां के हर आदमी के पास ढेर सारा सोना है, धातु है, पशुधन है। 20-20 डंगर तो एक एक परिवार में हुआ ही करते थे। मैं अपने परिवार की बताऊं, जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार में हम 15 बच्चे हुआ करते थे, 10 बहनें, 5 हम भाई, 4 मेरे चाचा ताऊ और 2 मेरे दादा दादी। तो हम 25 आदमी रहते थे और 26 भैंस हमारे घर में बंधी होती थी, गायें होती थी, 2 बैल होते थे। ये हमारा ट्रेंड था और यह लगभग हर संयुक्त परिवार का यह हाल था। मतलब समृद्धि का यह लेवल था हमारा, हम सबका। तो इन्होंने देखा इन लोगों को अगर बर्बाद करना है तो इनको बर्बाद करने के लिए इन लोगों को, जो ये देने वाले लोग हैं, अभी हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी तो वो अमरूद जिनके घर में लगे थे, अमरूद लगे हैं, तो वो भाई ने कहा अरे तोड़ लीजिए ना, खाइए ना, खाने के लिए ही तो हैं। ये अपनी नीयत है। हम लोगों ने कभी उस चीज का मोल नहीं लिया जो परमात्मा ने, कुदरत ने हमको फ्री में दी है। लेकिन इस बाजार ने, इन्होंने तो लस्सी भी बेचनी शुरू कर दी, इन्होंने तो दूध भी बेचना शुरू कर दिया। हमारे गांव में तो कहावत थी, जिसने दूध बेच दिया उसने पूत बेच दिया। आपने भी सुना होगा ये बात। तो फिर इस समाज को कैसे खराब किया जाए और इस समाज को पराधीन कैसे किया जाए, इसको गुलाम कैसे किया जाए, तो इसको गुलाम करने के तरीके खोजे गए। गुलाम करने के तरीके में सबसे पहले इनके खेत के अंदर खर्चा बढ़ाओ,
फिर इनकी आमदनी घटाओ, फिर इनके समाज को तोड़ो, इनकी पंचायती व्यवस्था को तोड़ो, इनकी पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था को तोड़ो, इनकी कानून व्यवस्था को तोड़ो, इनके नए बच्चों का दिमाग खराब करो, इनके हाथ में मोबाइल और मोटरसाइकिल पकड़ा दो ताकि ये नशेड़ी हो जाए, इनको काम करने की आदत कम डालो, इनको फ्री का पैसा देना शुरू करो। और फ्री का पैसा आते ही जब आदमी का हाथ ऐसे करता है, जब आदमी मांगना शुरू करता है, तो आदमी भिखारी की औकात पे आ जाता है, और भिखारी आदमी कभी लड़ नहीं सकता। भिखारी आदमी कभी लड़ नहीं सकता, इसलिए इन्होंने आपको फ्री में देना शुरू किया। लड़की पैदा होगी तो फ्री में तुम्हारे खाते में इतने पैसे जाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो स्कूल में तुम्हारे बच्चे की फ्री में। अरे हमने हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए तुम्हारी पैसे की जरूरत नहीं है। किसी और के भरोसे अपना बच्चा पैदा करते हैं क्या? हम किसी और के भरोसे अपना बच्चा पैदा नहीं करते। हम स्कूल में अपने बच्चे को खाना खाने के लिए नहीं भेजते, हम वहां पर फ्री की किताब के लिए नहीं भेजते, हम अच्छी एजुकेशन के लिए भेजते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर तरक्की करे और समाज के लिए काम आए। लेकिन इन हरामखोरों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि ये लोग तो सिर्फ खाना खाने के लिए स्कूल में आते हैं, ये लोग तो सिर्फ फ्री की किताबें लेने के लिए स्कूल में आते हैं, फ्री की वर्दी लेने के लिए आते हैं। और इन्होंने पूरे समाज के अंदर ये प्रचार कर दिया। फिर उसके बाद बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, फ्री का राशन कार्ड पे सस्ता अनाज, सस्ता चावल, सस्ता तेल, सस्ती दाल, ये चालू किया। और लोगों ने अर्जी फर्जी राशन कार्ड बनाने स्टार्ट किए। जब आदमी झूठ बोलना शुरू करता है पैसे और फायदे के लिए, उस आदमी की आत्मा मर जाती है। और जिस आदमी की आत्मा मर जाती है, वो आदमी परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल सकता, वो आदमी देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकता, वो आदमी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये इनको पता है। इसलिए जो आदमी मांगने वाला है, उन सबको मांगने वाला बना दो। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया बैंकों ने। अब देखो, बैंक आया, उसने कहा आपको हम फायदा देंगे। क्या फायदा दोगे? तुमको हम पैसा देंगे। अरे फ्री में पैसा क्यों दोगे? नहीं, फ्री में नहीं देना है, तुम ट्रैक्टर ले लो, लेकिन अपनी जमीन के कागज हमारे पास जमा कर दो। अच्छा, उससे क्या होगा? तुम जमीन ले जाओगे? नहीं नहीं, जमीन के कागज तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, तुम किस्तें देते रहना, कमाते रहना, और ट्रैक्टर जो है, जब किस्तें पूरी हो जाएंगी तो जमीन के कागज तुमको मिल जाएंगे। घर पे घर बनाना है, तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तुम कमा तो रहे हो, घर बनाने के लिए हमसे लोन ले लो। तुम हमसे मोटरसाइकिल लेने के लिए तुम्हारे पास लोन पैसा नहीं है। क्योंकि हमारे पुरखों ने एक बड़ी गजब की बात बताई हमको। उन्होंने कहा कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। उन्होंने कहा जितना पैसा जेब में है उतना खर्चा करो, नगद पैसा खर्च करने की हिम्मत जितनी है उतना ही पैसा खर्च करना है, किसी से मांग कर पैसा खर्च नहीं करना। ये हमारे पुरखों ने बताया। पता था उनको कि ये बैंक वाले बड़े हरामी होते हैं, उनको पता था कि बैंकिंग सिस्टम जहां भी घुसा है उसने बर्बाद कर दिया उसी देश को। क्योंकि हमारी बर्बादी से पहले अमेरिका बर्बाद हो चुका है। अमेरिका के अंदर आज के वक्त जिसको हम रेड इंडियन बोला करते थे, जो अमेरिका के मूल निवासी थे, वो सब खत्म हो चुके हैं और अकेले बैंकों ने खत्म किया उनको। सबको कर्जे पर ला दिया ताकि कर्जा उतारने के चक्कर में वो आदमी अपनी जमीन छोड़कर कहीं शहर में भाग जाए। और जो व्यक्ति अपनी मूल जमीन छोड़ करके चला जाएगा वो आदमी शरणार्थी हो जाएगा, वो कभी भी देश का मालिक नहीं रहेगा। मालिक कौन होता है? जो अपनी जमीन पर अपने गांव में रहता है जहां उसके पुरखे रहा करते थे। अब बैंकों के पास ये पैसा कहां से आया? ये बड़ी कमाल की बात है। ये अगर आपको समझ में आ गई तो बस आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है, अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं, तो बैंकों के रुपया छापने के, नोट छापने के खेल को समझना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी, और ये असली कहानी है, नकली नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, बनाई हुई कहानी नहीं है। हमारे गांव में पहले सुनार हुआ करता था, हर गांव के पास, और सुनार को रुपया छापने का अधिकार था। सोने और चांदी के रुपए होते थे। चांदी के 10 रुपयों के बराबर एक सोने की मोहर हुआ करती थी। चांदी के रुपए में 100% शुद्ध चांदी हुआ करती थी, मिलावट का कोई नाम नहीं था, पहले दिन की बात है। और सोने की मोहर में पूरा
पूरा 1 तोला, उसमें रुपए में भी पूरा 1 तोला चांदी और सोने में भी पूरा 1 तोला सोना मोहर में, और 10 चांदी के सिक्कों के बराबर 1 सोने की मोहर हुआ करती थी। यही अनुपात हमारे पुरखों ने सदियों सदियों से अपनाया हुआ था। अब इसी को भारत का रुपया बोलते थे। अगर आपको कोई कहे कल को भारत क्या है, तो आपको यह बात जानकर के बड़ी सच्चाई का अनुभव होगा और अपने ऊपर यकीन आएगा कि भारत क्या है इसको समझना। जो भी व्यक्ति या जो भी गांव अपने जल जंगल जमीन और जानवर के साथ रहता है और अपनी पंचायती व्यवस्था से चलता है, वो भारत है। ये समझना, अफगानिस्तान में भी भारत हुआ करता था, नेपाल में भी भारत था, भूटान में भी भारत था, पाकिस्तान में भी भारत था। भारत का मतलब ये नहीं है, भारत का मतलब वो व्यवस्था जो संपूर्ण है, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाली है, भारत का मतलब वो है। और भारत सरकार क्या है? जो व्यक्ति कुदरत के कानून को मानता है और अपने पुरखों की जमीन पर रहता है, वो भारत सरकार है। ध्यान देना, कहीं आप इस सरकार को सरकार मानते हो। जितने अधिकारी, जितने अफसर, जितने नेता अपनी गाड़ी के ऊपर भारत सरकार लगा के घूमते हैं, वो फ्रॉड हैं, वो भारत सरकार नहीं है, वो भारत सरकार के कर्मचारी हैं। कर्मचारी का मतलब तनख्वाह लेने वाला। चपड़ासी से लेकर के राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेते हैं, और तनख्वाह लेने वाला नौकर होता है। और नौकर का मतलब होता है, नौकर किसका? वो बोलते हैं हम हैं OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। तो उनसे पूछे इंडिया गवर्नमेंट क्या है? जिसकी तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह किसकी लेते हैं? जो टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह देता है। टैक्स किसका है? वो आपका और हमारा है। तो हम भारत सरकार हैं, आप भारत सरकार हो। आप भारत सरकार हो, वो भारत सरकार के नौकर हैं। ये नियम है, आपको पता होना चाहिए। आप किसको सोचते हो सरकार? उनको। कलेक्टर आ जाए, आप उसको सरकार का आदमी बोलते हो, तो सरकार तो मैं ही हूं ना, तो मेरा ही आदमी, मेरा ही नौकर है वो। अब हम पता ही नहीं है कि वो हमारा नौकर है, वो पता ही नहीं है कि हम उसे आदेश दे सकते हैं। हम, क्योंकि हम क्या है, हम तो भिखारी बने बैठे हैं, हम तो सरकार के आगे हाथ फैला के बैठे हैं। हमारे पास तो बैंकों वाले रोज आके कहते हैं हमारा इतना कर्जा तुमने नहीं चुकाया है, तो हम कर्जदार बन के डर जाते हैं कि हमने तो पैसा देना है, अभी क्या करें। तो डरा हुआ आदमी कभी किसी से कैसे लड़ेगा? तो लड़ने के लिए तो अंदर से डर खुलना चाहिए। डर कब खुलेगा? जब आपको पता चलेगा एक तो मालिक आप हो, दूसरा वो नौकर है, तीसरी बात पता चले कि बैंक वाले असल में आपके लेनदार नहीं है, आपके देनदार हैं, वो आपके कर्जाई हैं। अब कैसे कर्जाई है हम इसको साबित करेंगे, अभी के अभी बताएंगे। तो इस सिद्धांत में कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, यह तय हो गया। गांव वालों ने कहा कि इसके साथ जो छेड़खानी करेगा गड़बड़ हो जाएगी। तो शेरशाह सूरी ने इसी नियम को अपने कागजों में लिखित रूप दे दिया। शेरशाह सूरी के बाद अंग्रेजों ने जब नियम बनाए बैंकिंग के, वहां भी इसी को लिखित रूप दे दिया, और बिल्कुल ज्यों का त्यों ये चलता रहा। तो अंग्रेजों ने गड़बड़ करी जब पहली बार 1870 में की थी। 1870 में पेपर करेंसी एक्ट में बदलाव किया उन्होंने। कई बार इसको हम 1882 में बोल जाते हैं। 1870 के पेपर करेंसी एक्ट में उन्होंने ये कह दिया कि अभी जो है एक मोहर 10 रुपए की नहीं होगी, 15 रुपए की हो जाएगी। इसको समझना, आप देखिएगा, खेल को समझना। सोने और चांदी का जो उत्पादन का अनुपात है वो लगभग 1:10 होता है, इसीलिए इनकी कीमत का अनुपात भी 1:10 ही रहता है। यह सदियों से चलता आ रहा है, और इसीलिए भारत का जो रुपया है उसको भी इसी तरीके से रखा है कि 10 रुपए के बराबर में 1 तोला सोना मिलेगा हमको। 10 रुपए के बराबर 1 तोला सोना, एक मोहर। अब सोचो जरा, और सोच करके जवाब देना सारे। हमने मेहनत करी, सुबह से लेकर रात तक हमने अपने शरीर की ऊर्जा खेत में लगाई, उससे उत्पादन जो हुआ हमारे पास, जो भी अनाज हमने पैदा किया, दूध पैदा किया, हमारे जानवर, दूसरे जानवर पैदा हुए, उसको बेचकर हमने कुछ रुपए कमा लिए, और हमारे घर में रखे हैं 300 रुपए। क्या रखे हैं?
अरे बोलो जरा, क्या रखे हैं? 300 रुपए। उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं जब रुपया चांदी का होता है। अभी मालूम पड़ेगा आपको कि रुपया चांदी का हो, लोहे का हो, सोने का हो, चमड़े का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रुपया रुपया होता है। जैसे 1 किलो का बट्टा बट्टा होता है, वो चाहे पत्थर का हो चाहे सोने का हो। भाई 1 किलो का बट्टा सोने का होगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 2 किलो तोल देगा या 20 किलो तोल देगा, वो तो 1 किलो ही रहेगा ना। तो धातु पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानक होता है कि 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जो भी है, चाहे वो गेहूं के दाने क्यों ना हो, चाहे चावल क्यों ना हो, चाहे तेल हो, चाहे घी हो, 1 किलो माने 1 किलो। इसी तरह से 1 रुपया माने 1 रुपया, वो चाहे किसी भी चीज का हो। पर ये जो मानक है वो ये है कि 10 रुपए के बराबर में 1 मोहर है, मतलब 1 तोला सोना है, 1 मोहर। अब आपके घर में रखे 300 रुपए और रात को आप प्लानिंग कर रहे हो, जब 1 रुपए का 10 रुपए का 1 मोहर है, उस 300 रुपए में अगर आप सोना लेने जाओ तो आपको कितने तोला सोना मिलेगा? अगर 10 रुपए में 1 तोला मिलता है तो 300 रुपए में कितना मिला? 30 तोला। ठीक है बात, 30 तोले सोना मिल गया। लेकिन कुछ परिवारों ने, देखना ध्यान से, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लोगों में से जो इधर बैठे हैं ये लोग 30 तोला सोना ले आए अपने 300 रुपए का। अब बच गए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम जाएंगे अगले हफ्ते और अपना 30 तोले सोना ले आएंगे। वही 300 उनके पास थे, वही 300 आपके पास है। लेकिन अब एक कानून बना दिया सरकार ने और उसने कहा कि कल से 10 रुपए में 1 तोला नहीं मिलेगा, 15 रुपए में मिलेगा। तो जब 300 रुपया आपके घर में रखा है, इसका सोना लेने जाओगे तो कितना मिलेगा? अब मिलेगा 20 रुपया, 20 मोहर। समझ गए? 20 तोले, मतलब वही 300 इनका था, वही 300 इनका था। कानून बनने के बाद उनको मिलेगा 30 तोले सोना, कानून बनने से पहले, और कानून के बाद आपको मिलेगा 20 तोले सोना। तो जिसने कानून बनाया वो खा गया कितना तो सोना? 10 तोले सोना, 1/3 सोना। यानी जिन जिन लोगों के पास बैंकों के नोट रखे हुए थे और वो 10 रुपए का नोट रखा था, अब वो जो 10 रुपए के 10 नोट में उनको 1 तोला सोना मिलना था, अब उनके 15 रुपए में मिलना शुरू हो गया और पूरे देश का 1/3 सोना सारा बैंक हड़प कर गए। फिर उन्होंने और मिलावट चालू करी। तो जैसे जैसे सोने में मिलावट करते जाएंगे, जैसे जैसे रुपए में मिलावट करते जाएंगे, रुपए की वैल्यू घटाते जाएंगे, हमारी मेहनत को खत्म करते जाएंगे। इसको ऐसे समझो, सुनार जब गांव में बैठा है और हमको जाना है बिजनेस करने, कोई काम धंधा करने दिल्ली, हम यही मान लेते हैं, हम यहां बैठे हैं, नेपाल के बॉर्डर के नजदीक बैठे हैं और हमको दिल्ली जाना है। सुनार बोलेगा इतना सोना चांदी लेकर जा रहे हो, रास्ते में कोई लूट लेगा, एक काम करो मेरे से पर्ची बनवा लो, इस पर्ची पे मैं लिख देता हूं कि इसका 10 तोले सोना है, वहां जाकर के अपने रुपए ले लेना और वहां जाकर के अपने रुपए के बदले अपना सामान खरीद लेना, आते टाइम फिर पर्ची को बनवा के ले आना सुनार से। ऐसा होता था, ये पर्ची होती थी। अगर आपको ध्यान हो, आपके पिताजी जब कभी बोलते थे देना 100 की पर्ची, देना 10 की पर्ची, देना 50 की पर्ची, या 100 का नोट, 50 का नोट। नोट मतलब प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी मतलब वादा पत्र। तो वो जो सुनार ने पैसा दिया आपको, सोचना जरा गौर से, सुनार ने आपको पर्ची दे दी, आप बाजार में गए, बाजार में सामान खरीद करके लाए और देखा कि भाई जितना सोना, जितने पर्ची बची उस पर्ची का फिर से सोना तब्दील किया और वापस घर आ गए। इसी तरह से देखा सबने कि दूर दराज जाने के लिए सोना लेकर के जाना खतरनाक है, लेकिन पर्ची लेकर के चले जाओ तो कहीं भी जूते में, चप्पल में, कहीं पैंट में, कहीं पॉकेट में डाल के ले जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, वो तो पर्ची है, कहीं भी डाल के ले जाएंगे। अब किसान ने सोचा, एक दिन व्यापारी ने सोचा, मैं हर बार सोने की पर्ची और पर्ची का सोना जब मैं ये बदलवा रहा हूं तो हर बार मैं सुनार को कोई हिस्सा दे रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, सोचो जरा, मैंने सुनार को बोला मुझे 1000 रुपए की पर्ची दे दो। मैं गया दूसरे शहर में, मैंने सोना नहीं लिया, वहां जाकर
मैंने सीधा पर्ची दुकानदार को दे दी। मैंने कहा एक काम करो, ये सुनार की पर्ची है, इसके बदले में सोना मिल ही जाएगा, तुम ये पर्ची रख लो और मेरे को सामान दे दो। अब दुकानदार सोचता है कि सुनार पता नहीं देगा कि नहीं देगा, पर चूंकि उसके शहर में उस सुनार की वो मोहर लगा हुआ पर्ची चल रही थी, तो वो दुकानदार बोला कि ठीक है, हमें सामान दे देता हूं। और वो सामान चल गया, वो पर्ची चल गई। दूसरे दुकान पे गया, पर्ची चल गई। तीसरे पे गया, पर्ची चल गई। दुकानदार ने भी ग्राहक को पर्ची ही दे दी, ग्राहक ने भी दुकानदार को पर्ची दे दी। ऐसे करके पर्ची में लेन देन होने लगा और आदमी ने सोचा कि ये पर्ची के बदले में सोना तो मिलेगा ही, क्योंकि इस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अपने 100 रुपए के नोट पर देख लो, इस पर लिखा हुआ है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ है इसके ऊपर कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो सुनार ने लिखा कि मैं धारक को इतने सोना देने का वचन देता हूं। तो जब एक बार किसी गांव वाले ने सोचा कि ये चेक करता हूं, कहीं सुनार ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो नकली पर्ची हो ये चले ही ना। तो वो बैंक में गया, और सॉरी सुनार के पास गया और सुनार को बोला कि इसका मुझे सोना दे दो, और सुनार ने फटाक से दे दिया। तो फिर पूरे गांव को यकीन हो गया कि इस पर्ची के बदले में सोना मिल जाएगा। सुनार के घर में शादी आ गई। सुनारी ने कहा, सुनारिन बोली कि ऐसा है जी, बेटी की शादी के लिए कुछ सामान लेकर आना है, ये सोना रख लो, मुझे 1000, 2000, 5000 की पर्ची दे दो। सुनार बोला पागल है क्या तुम, अपनी पर्ची ऐसे ही चलती है, तो तुझे सोना रखने की क्या जरूरत है, ये सोना ले जा अपने घर और पर्ची बता कितने रुपए की चाहिए। उसने कहा कि 10,000 की दे दो, फिर तो अगर तुम्हारे पास बिना सोना रखे देखनी है तो जितनी मर्जी दे दो। तो सुनार ने उसको पर्ची बना के दे दी, ये ले 100 की इतनी ले जा, 1000 की इतनी ले जा, 2000 की इतनी ले जा। अब आप मुझे ये बताइए, ये पर्ची असली है कि नकली है? सोचो जरा ध्यान से। वो जो पहली पर्ची थी सुनार ने सोना रख के दी थी मोहर लगा के, वो सुनार की पर्ची असली है कि नकली है? पहले वाली जो सोना रखा है असली है कि नकली? वो असली है। अभी जो सुनारी बिना सोना रखे पर्ची मांग रही है, ये असली है कि नकली? ये नकली है, लेकिन मोहर वही सुनार मार रहा है, वैसे ही लिख रहा है, वैसे ही जा रहा है। तो बाजार में गई, दुकानदार को बोला भैंस कितने की देगा, ये गाय कितने की देगा? वो बोलेगा मैं 100 रुपए की दूंगा। वो बोला 100 रुपए की तो महंगी है, 80 रुपए की दे दे। नहीं 100 की दूंगा। ले तू 100 की ले, 100 रुपए ले। इस मकान का कितना पैसा, इस घोड़े का कितना पैसा, इस गाड़ी का कितना पैसा, इन बर्तनों का कितना पैसा? वो जो पर्ची देकर आ रही है सुनारी, वो नकली है कि असली है बताइए? अरे सोच बताइए ना। नकली पर्ची है। सामान असली लेके आ रही है कि नकली? सामान तो असली लेकर आ रही है, गाय असली लेकर आई है, घर असली लेकर आई है, गाड़ी असली लेकर आई, बर्तन असली लेकर आई, लेकिन पर्चियां दे के आई नकली। अब किसी को शक हो गया कि सुनारी ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, और वो पर्चियां लेकर के सुनार के पास गया। अब सुनार के पास ही गया, अब उनको मालूम है कि सारा गांव तो अपनी पर्ची मांगने आएगा नहीं। अरे नहीं समझे क्या? सारा गांव तो अपनी पर्ची लेकर आएगा नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम ही कहां है कि देख लें कि हमारे हाथ में पर्ची असली है कि नकली है। आपने कभी देखा है कि आपके हाथ में जो नोट है वो असली है कि नकली है? देखा है क्या? नहीं देखा ना। कभी चेक किया? कभी बैंक में जाके पता किया कि असली है कि नकली है? हमने चेक किया, हमने पूछा बैंकों से कि तुम ये असली नकली का नोट चला के रखते हो, हमको बताओ कि किस नोट को तुम असली कहोगे, किस नोट को तुम नकली कहोगे। जिस नोट को तुम असली कहोगे उसका क्या पैमाना है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो बताओ हमको। बैंकों ने मालूम है क्या जवाब दिया? आरबीआई का जवाब बता रहा हूं, किसी बैंक का जवाब नहीं बता रहा हूं। आरबीआई ने, वित्त मंत्रालय ने, भारत सरकार ने हमको यह लिख के दिया कि वैध रुपए का हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अगर सरकार के पास वैध रुपए का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, मतलब सारा रुपया अवैध है,
मतलब सारा रुपया नकली है, इसका तो ये मतलब निकलता है ना भाई। भाई अगर असली रुपए का कोई कागज अगर सरकार के पास नहीं है, सरकार बताए कि मेरा रुपया असली है कि नकली है, अगर नहीं है कोई दस्तावेज तो इसका मतलब सरकार फ्रॉड कर रही है, इसका मतलब सरकार ठगी कर रही है पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ। अब ये जो सुनार की नकली पर्चियां हैं ये बाजार में ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि ये नकली पर्ची है, समझे। 2 रुपए, 2 तरह के रुपए अपने देश में चल रहे हैं, 2 तरह की करेंसी चल रही है। मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर एक चल रही है भारत सरकार की करेंसी और एक चल रही है ब्रिटिश राज में भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी। किसी के पास 1 रुपए का नोट है? हाथ खड़ा करो, किसी के पास है क्या 1 रुपए का नोट? जिसके पास भी 1 रुपए का नोट अगर है तो मैं आपको बताता हूं, जितने पढ़े लिखे नौजवान है वो देख लो, जितने बैंकों के लोग हैं वो देख लो, जितने अगर जो सुन रहे हैं कहीं और सुने वो भी देख लो, और जो यहां बैठे हैं वो भी सुन लो। 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। क्या लिखा होता है? 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार, क्योंकि 1 रुपए के ऊपर रिजर्व बैंक का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक प्राइवेट संस्था है। जितने बैंक हैं सब प्राइवेट हैं, ये सरकारी नहीं है। लोग इनको सरकारी सोचते हैं इसलिए डर जाते हैं, समझ गए। तो 1 रुपया किसका है? भारत का। 1 रुपए को छापने का अधिकार किसका है? भारत सरकार का। और भारत सरकार रुपया कैसे छाप सकती है? जब वो 1 रुपए का मानक अपने पास रख लेगी। और 1 रुपए का मानक क्या रहेगा? जिसको कभी छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन लास्ट टाइम जिसको कागजों में छेड़ा गया था वो था 1 रुपए, 15 रुपए में 1 मोहर, यानी 15 रुपए का 1 तोला सोना। 1 तोले का मतलब 11.664 ग्राम सोना। इसका यह अर्थ हुआ कि 15 रुपए में अगर 11 ग्राम और 664 मिलीग्राम सोना मिलता है तो 1 रुपए की वैल्यू हो गई 777 मिलीग्राम सोना। इसका मतलब भारत सरकार के पास 777 मिलीग्राम सोना या 777 मिलीग्राम सोने के बराबर का अनाज या डंगर या कोई और प्रॉपर्टी होगी तो वो 1 रुपया छाप सकती है, नहीं तो भारत सरकार इससे आगे रुपया नहीं छापेगी। ये तो है 1 रुपया। जब रिजर्व बैंक बना तो 1934 में यही करार हुआ था कि आप जितना रुपया छाप रहे हो, रिजर्व बैंक को यह बोला गया था और रिजर्व बैंक की धारा 26 और 24 में यह लिखा हुआ है कि हम मानक के हिसाब से रुपया छापेंगे और जो रुपया छापेंगे उसका स्टैंडर्ड जो होगा, देश का नागरिक जब भी चाहेगा अपना रुपये के बदले का सोना ले सकता है। और इसीलिए आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है 1970 से पहले, जो 1968 से पहले का नोट है उसके ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। ये लिखा हुआ है 1970 से पहले, ये आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ है। अब इस प्रॉमिस को, गवर्नर के प्रॉमिस को कोई बदल सकता है? तो कोर्ट में जाकर हमने पता किया नहीं बदल सकता। तो जिसने भी ये नोट बदला इसका मतलब ये नोट नकली हो गया, ये पर्ची नकली हो गई। अब फंसे बैंक वाले। अब हमने कहा कि बैंकों ने नोट कितना छाप दिया और हमको दे कितना दिया ये पता होना चाहिए। देखो भैया ध्यान से देना, आपकी जमीन का रेट मान लो 30 लाख रुपया है, किसी ने मेहनत से 30 लाख रुपए का एकड़, मतलब किसी के पास 30 लाख रुपया मेहनत का है, तो वो आपको सोचेगा 28 लाख में मिल जाए, 29 लाख में मिल जाए, 25 लाख में मिल जाए। पर किसी के पास फ्री का करोड़ों रुपया रखा है तो वो तो आपको बोलेगा चाहे तुम 35 लाख ले लो चाहे 40 लाख ले लो, क्या दिक्कत है भाई। बिना मतलब बिना मेहनत का पैसा अगर छाप के रखा हुआ है तो आपकी चीजों को महंगा खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? वो खरीद सकता है। और बाद में आपकी औकात नहीं रहेगी, मेरी औकात नहीं रहेगी वो सामान खरीदने की, क्योंकि मेरे पास तो हराम का पैसा छपा हुआ नहीं है। देश के लोग पैसा कमाते हैं और बैंक पैसा छापते हैं।
अब ये छापने का प्रोसेस क्या है, जिस दिन आपको ये खेल समझ आ गया, बस आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये गेम कितना बड़ा। इसको समझने के लिए एक बात सोचो। हां जी, एक बात सुनो सारे वाले गांव वालों, मेरे पास मेरी जेब में 1000 रुपया है और मैं आपको बांटना चाहता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया बांट सकता हूं बताओ? मेरी जेब में 1000 रुपया है, मैं कितना रुपया बांट सकता हूं? उसमें से 200 बांट सकता हूं, उस 1000 में से 200 दे सकता हूं, 300 दे सकता हूं, अगर देना चाहूं तो मैं 300 दे सकता हूं, 600 दे सकता हूं, बताइए तो सही, दे सकता हूं ना? 900 रुपया भी दे सकता हूं, इस 1000 के 1000 को भी बांट सकता हूं कि नहीं? इस 1000 में से 1500 दे सकता हूं? अरे बताओ तो, अरे कमाल करते हो, मेरे पास 1000 रुपया है, मैं आपको 1500 रुपए देना चाहता हूं, दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। क्यों भाई? क्योंकि है ही नहीं है। अच्छा सोचो, अब मैं खेल खेलता हूं, मैंने 1000 रुपया उधर पाइप पर बैठे हुए लोगों में बांट दिया, किसी को 100, किसी को 200, किसी को 50, किसी को 20, और मैंने कहा कल अगले दिन 5-5 रुपये का ब्याज लूंगा तुमसे, 2-2 रुपए का है, 5-5 रुपए का। और 1000 रुपए वाले लोगों ने ब्याज इकट्ठा करके मुझे 200 रुपया ब्याज दे दिया अगले दिन, 200 रुपया। मेरे पास कितना रुपया आ गया? अब मेरे देखो 1000 तो उन्हीं के पास है, मुझे तो ब्याज दिया उन्होंने 200 रुपए का। वो 200 रुपए का जो मुझे ब्याज दिया, अब मैंने क्या किया, ये कुर्सी पर बैठे हुए 5 लोगों को बांट दिया वही रुपया। देखो वो 1000 रुपए में से ही दिए थे और इन्हीं को मैंने फिर इनको दे दिया। तो अब मैंने कितना लेना है इनसे? 1200, लेकिन इनके पास है कितना? वही 1000 है। अभी ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपए देंगे, 100 रुपए अंडा दे के एक 10 का नोट निकाल देगा। 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए का नोट ही रहेगा ना। अरे नहीं समझ रहे क्या मेरे बुजुर्गों? बैंकों के पास जितना पैसा होगा उतना दे सकता है। मैं 1200, अब मैंने कहा सारे अगले दिन फिर मुझे दो ब्याज, अगले दिन आप सबने मिलकर मुझे 300 रुपया दे दिया ब्याज। तो ये 300 रुपया मैंने अगले वालों को बांट दिया। अब मैंने इनसे कितना लेना है? 1500 लेना है जनाब। अब मैंने, मूल तो ऐसा ही है, सिर्फ ब्याज लिया मैंने, तो अभी मूल तो उतना ही पड़ा है। तो मूल मैंने कितना लेना है इनसे? 1500, लेकिन इनके पास है कितना? 1000 है, 1000 ही। अब अगले दिन फिर से, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए हैं तो अब ब्याज दे रहे हैं मुझे अगले दिन मेरे पास ब्याज आ गया 400 रुपया, मैंने फिर इनको बांट दिया। अब मैंने इनसे कितना लेना है? 1900 रुपया, लेकिन है कितना इनके पास? 1000 रुपया, है कि नहीं? अब फिर इन्होंने सारों ने ब्याज दिया, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए तो इन्होंने खूब ब्याज दिया। तो अगले दिन मुझे ब्याज दिया इन्होंने 500 रुपया। अब मैंने आप में बांट दिया। अब मुझे लेना है 2400 रुपया, लेकिन है कितना? 1000। अगले दिन फिर आपने मुझे ब्याज दिया 500-600 रुपया। कैसा करके आपने एक काम किया कि आपके पास है तो 1000 रुपया, लेकिन लेना मैंने 5000 है आपसे, साहब से मिलके। अब बताओ दे दोगे क्या? अरे दे दोगे क्या? अरे जो पैसा है ही नहीं कहां से दोगे? वही 100 के नोट तो घूम रहे हैं, नहीं समझे? यानी कि जब मैं आप सबको कहूंगा कि मेरा बैंक बंद होने वाला है, नोटबंदी हो गई है, इतना नुकसान हो गया है, सब अपना पैसा जमा कराओ, तो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आएगा मेरे पास? 1000 से ऊपर 1 रुपया आ सकता है क्या? तो जो बाकी के 4000 रुपया मैंने आपसे लेना है, आपके घर में आके बोलूंगा कि नहीं? मां बहन की गाली दूंगा कि नहीं दूंगा? सालों जब दे नहीं सकते थे तो लिया क्यों था? मेरे दफ्तर में आ जाना, मैं कर लूंगा पूरा। हमारे वहां पर स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, वहां पर औरतों के साथ इन्होंने क्या गंदा काम किया कि 20-20, 50-50 औरतों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर इन्होंने लोन बांट दिए ऐसे ही। अब वो काम तो कुछ करती नहीं है, उनके घर वाले पी गए दारू, कोई किसी ने खर्च कर दिया मोटरसाइकिल पे, किसी का बेटे की फीस जमा करा दी, किसी ने कुछ कर दिया।
काम की जगह पे तो लगाया नहीं, लगाना आता ही नहीं, आप बिजनेसमैन थोड़ी ना हो, आप तो घर का काम करने वाले लोग हो। और ये बात बैंकों को पता है कि इनकी घर की औरतों को निकम्मी बना दो, इनकी घर की औरतों को ऐसे कर दो, कर्जदार बना दो। अब घर की औरत भैया कहां से दे हम, हमारे पास तो पैसा है नहीं। बार बार घर में आएंगे और वो गुंडे वो घर की औरतों को, अब उन्हें देख लिया कि इसका आदमी मर चुका है, बेटा इसका अभी छोटा है, बच्चे छोटे हैं, अकेली औरत है, नई जवान औरत है। उसने कहा कल से दफ्तर में आ जाना, हम पैसे पूरे कर लेंगे। उसने सोचा चपड़ासी वगैरह का पानी पिलाने का काम देता होगा, चले जाती हूं। वो चली गई अगले दिन 9 बजे दफ्तर के टाइम पर। उसने बोला साहब के साथ जाना, इसको खुश करना है, इतना पैसा पूरा हो जाएगा। ये वहां हो रहा है हमारे एरिया में, आपको भी यही करना है। मैं शायद ऐसा ही करना होगा उनको अपनी औरतों के साथ। अगर ये करना है तो कर्जा लो, दबा के लो, और अगर नहीं करना है तो ये करने वाले हैं आपके साथ, बैंक वाले ये करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब ये आपके आदमियों को गाली दे सकते हैं, उनको सड़क पर रोक सकते हैं, जब ये उनको किसी भी तरह से बर्ताव कर सकते हैं, तो ये कल को आपके साथ को छोड़ेंगे क्या? ये सवाल ही पैदा नहीं होता है साहब। ये आपके घर की इज्जत को नीलाम करके छोड़ेंगे, और वो पैसा आपके पास है नहीं जो आपने देना है, वो बाजार में कहीं नहीं है। हमने बैंकों से पूछा तुम रुपया कैसे छाप सकते हो भाई, कितना रुपया छाप सकते हो, जो पेपर करेंसी एक्ट के अलावा बिना मानक का रुपया नहीं छाप सकते हो। तो देश की आरबीआई ने हमको जवाब दिया कि हमारे पास 800 टन के करीब सोना है, 796 टन सोना है, सोना और दूसरे एसेट मिला करके। हमने पूछा इसकी कीमत कितनी बनती है, 4.8 लाख करोड़, यानी लगभग 5 लाख करोड़ बनता है। 5 लाख करोड़ की पेपर करेंसी वैध है, लेकिन देश के अंदर कितनी करेंसी चल रही है? बोले 34 लाख करोड़, यानी के 29 लाख करोड़ रुपए का पैसा फर्जी है, नकली पर्ची जो सुनार वाली। क्योंकि इस देश में 2 पर्चियां हैं, एक भारत सरकार की पर्ची और एक भारतीय रिजर्व बैंक की पर्ची। और भारतीय रिजर्व बैंक यदि सोने का मानक रखकर रुपया नहीं छापता है तो वो रुपया नकली माना जाएगा। अब आप लोगों ने कर्जा ले रखा है, आपको जब कर्जा दिया, आपका आधार कार्ड लिया, आपकी फैमिली आईडी ली, आपके घर के कागज चेक किए, आपका व्यवहार चेक किया। जब आपका व्यवहार कर्जा लेने से पहले सही है तो कर्जा लेने के बाद कैसे गलत हो जाएगा भाई? इसका मतलब कर्जा लेने के बाद गड़बड़ कुछ हुई है, यानी वो कर्जा कहीं गड़बड़ में होगा तो ही गलत होगा। तो जब आपको कर्जा देते समय बैंक वालों ने आपकी पूरी जांच पड़ताल करी थी, तो जब आप उनको वापस कर रहे हो तो पूरी जांच पड़ताल करके दोगे कि नहीं दोगे, या ऐसे ही दे दोगे अपनी कमाई? अरे बताओ, बैंकों ने बिना सोना रखे पैसा छाप दिया। और कमाल की बात बताता हूं मैं आपको, उससे भी बड़ी बात आपको जानकर हैरानी होगी। बैंक आपको कर्जा कैसे देता है? जितने बैंक के भाई यहां बैठे हो, जाकर के अपने मैनेजर से पूछना, जाकर के अपने टॉप अधिकारियों से पूछना कि ऐसे ही देते हो कि कुछ और घपला घोटाला करते हो। अगर मेरी बात में इतनी सी भी गलती पा जाए तो यहां चौराहे पर खड़े करके जूते मार लेना, लेकिन अगर यह बात सच हो तो बैंक वालों को जूते मारना शुरू कर देना। अगर यह बात सच हो तो समझ गए ना? बैंक वाले जाकर के पूछ लेना अपने अधिकारियों से। क्या पूछना है मैं बता रहा हूं कैसे छापता है। मान लो बैंक वालों ने आपके पास आपको लोन देना, आप लोन मांगने के लिए गए, आपने कहा मुझे गाड़ी के लिए, सुनना ध्यान से भाई सुनो, मान लो आपको लोन चाहिए, आपने कहा मुझे गाड़ी के लिए 10 लाख का लोन चाहिए, मकान के लिए मुझे 15 लाख का लोन चाहिए, और मुझे मोटरसाइकिल के लिए लोन चाहिए, या कोई दूसरा लोन चाहिए। ठीक है, अब बैंक सबसे पहले क्या करेगा? अपना आधार कार्ड लाओ, अपनी आमदनी का सर्टिफिकेट लाओ, तुम्हारे पास कितनी जमीन है उसके कागज लेके आओ। ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है? ठीक है, अभी सोचना, बैंकों के पास अगर 1000 करोड़ रुपया पड़ा है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना लोन दे सकते हैं? अरे बताओ भैया, अगर बैंक के पास 1000 करोड़ पड़ा तो कितना लोन दे सकते हैं? 1000 करोड़ ही दे सकते हैं। उससे ऊपर बैंकों को लोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर पैसा है ही नहीं है।
लेकिन बैंकों के लोन देने के नियम में यह लिखा हुआ है कि अगर बैंकों के पास 1000 करोड़ पड़ा है तो वो 10,000 करोड़ का लोन दे सकते हैं। जो 9,000 करोड़ कहीं है ही नहीं, उसको वो देंगे कैसे? पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, वो देते कैसे हैं? मैं एक एग्जांपल लूंगा, बाकी अपने आप समझ जाना। मैंने अपनी घर के लिए लोन लेना है 10 लाख रुपए का। बैंक कभी भी 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 10 लाख का लोन नहीं देता। वो 15 लाख की प्रॉपर्टी पर 10 लाख का लोन देता है, या 20 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन देता है। यानी कि जितनी की वो प्रॉपर्टी है उससे 25-30% ज्यादा अगर उसकी कीमत है, जितना लोन लेना है उससे 25-30% ज्यादा है तो ही लोन देगा। अब बैंकों के पास एक क्रेडिट और डेबिट का एक खाता लिखा होता है जिसको उनकी बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। हमने बैंकों से बैलेंस शीट मांगी है, हमने बैंकों की बैलेंस शीट देखी है, और इसीलिए मैं ये बात आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे अंदर की कहानी का पता है। बैलेंस शीट में क्या करता है वो, उसके ऊपर लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि बैंकों के पास 20 लाख रुपया रखा हुआ है। अरे सुनो चाची, सुनो एक मिनट, सुनो बहन जी सुनो। मान लो 20 छोड़ो, हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बैंक के पास 16 लाख रुपए रखे हैं, 16 लाख। मैंने इसमें से 10 लाख का लोन लेना है। तो कायदा यह कहता है कि बैंक से जब मैंने 10 लाख का लोन ले लिया 16 लाख में से, तो बैंक के पास कितने पैसे बचने चाहिए? अरे 16 में से मैंने 10 ले लिए तो कितना रह गया बैंक के पास? 6 लाख रह गया ना। तो कायदा यह कहता है कि उसमें से 16 लाख माइनस मेरे 10 लाख बराबर उसके पास रह गए 6 लाख और मेरे पास आ गए 10 लाख। यह कायदा कहता है। क्यों जी? विधि तो यही कहती है ना, न्याय तो यही कहता है। लेकिन होता क्या है? 16 लाख बैंक के पास पड़े हैं, वो ऐसे ही पड़े हैं। आप लोन लेने गए, बैंक ने कहा आप किसके अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो? आपने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेना चाहता हूं। कितना? 10 लाख का। प्रॉपर्टी कितने की है? प्रॉपर्टी है 15 लाख की। तो बैंक 15 लाख की प्रॉपर्टी आपकी ले लेगी। गौर से देखना, मकान प्लॉट आपका है, प्लॉट आपके पुरखों का, चाहे वो 50 करोड़ का हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके ऊपर बनाने के लिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करानी पड़ेगी, वहां कागज उसके। लेकिन मैं 1 करोड़ पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 15 लाख पे जाऊंगा। कम से कम 15 लाख की प्रॉपर्टी होगी तो ही 10 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है? तो 15 लाख की प्रॉपर्टी के कागज जैसे ही बैंक को आपने दिए, बैंक अपने खाते में वो 15 लाख की प्रॉपर्टी चढ़ा देगा कि 15 लाख की प्रॉपर्टी के कागज मेरे पास आ गए। अब प्रॉपर्टी कितनी हो गई बैंक की? 16 लाख पहले थी और 15 लाख की आपका प्रॉपर्टी हो गई, तो 31 लाख हो गया। अब बैंकों को कायदे से क्या होना चाहिए कि इस 31 लाख में से दे दे आपको 10 लाख। क्यों जी? और उसके पास रह जाए 21 लाख। हम चुकता करते जाए, वो घटता जाए, होना चाहिए ये, लेकिन नहीं। बैंक इस 31 लाख को रख देगा साइड में। फिर क्या करेगा बैंक? बैंक आपका एक क्रेडिट अकाउंट खोलेगा जिसको आपका लोन अकाउंट बोलता है। क्या बोलता है? लोन अकाउंट। और उस लोन अकाउंट में ऐसे लिखेगा 1 0 0 0 और फिर 0 0 0, हो गया पूरा 10 लाख। लो जी खाते में हो गया लोन। समझ गए? फिर उस क्रेडिट अकाउंट में से आपका जो सेविंग अकाउंट है उसी में वो ट्रांसफर मार देगा। यानी वो जो 10 लाख रुपया आपको दिया वो उसने कहीं से भी नहीं दिया, वो 10 लाख रुपया है ही नहीं कहीं। बैंक ने वो अभी तक छापा नहीं है, लेकिन वो आपको दे दिया। अब आप हो गए कर्जदार। अब आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत करोगे, अपना डंगर बेच के लाओ, जमीन बेच कर लाओ, सुबह से लेकर शरीर बेच कर लाओ, मेहनत बेच कर लाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको आपका जो आपने कर्जा लिया वो चुकता करना बनता है। समझ गए बात? जो पैसा कहीं था ही नहीं
उस पैसे के बदले आप सुबह से लेके रात तक चुकता करने पे लगे रहते हो। और फिर एक दिन आता है जब आपकी ठीक ठाक किस्तें जा रही होती हैं तो बैंक वालों का फोन आता है, अगर आपसे किस्तें नहीं दी जा रही हो तो हम आपको टॉप अप दे देंगे, हम आपको और बड़ा लोन दे देंगे। अभी 10 लाख का लिया है तो 15 का ले लो, 15 का नहीं तो 20 का ले लो। वो एक दिन आपको उस पोजीशन पर ले जाकर छोड़ेंगे जब आप कर्जा चुकता करने की पोजीशन में नहीं होगे। अब आप कर्जा चुकता करने की पोजीशन में नहीं हो तो जो आपने कुछ लिया ही नहीं था उसके बदले में प्रॉपर्टी पहले ही दे चुके हो, और जो जितने दिन तक किस्तें दी हैं वो भी सारी कमाई उन्हीं को दे चुके हो, और आप कंगले हो चुके हो। किस चीज के बदले? हवा में लिखे डिजिट के बदले। अब हमने बैंकों से एक आवेदन डाल करके पूछ लिया कि भैया जी जो तुमने हमको रुपया दिया है, क्योंकि हम जो पैसा कमा रहे हैं ना वो भारत का रुपया कमा रहे हो कि आप अंग्रेजों का रुपया कमा रहे हो? बताओ, अरे बताओ तो सही। आप जो कमाते हो सुबह से लेकर रात तक, अगर भारत के नागरिक हो तो किसका रुपया कमाते हो? भारत का रुपया। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, और रिजर्व बैंक के 6000 रुपए के बराबर बनता है ये। रिजर्व बैंक के जो नोट आपकी जेब में रहते हैं ना, ये 50-100 का नोट जिसको आप रुपया बोलते हो, ये नोट नहीं है, ये नकली पर्ची है खाली। और हमने बैंकों से रिटर्न में पूछा, लिखित में पूछा कि जब तुमने हमको लोन दिया था ना, एक एक चीज का तुमने पूरा का पूरा जांच पड़ताल की थी, तो अब तुमको 1 रुपया भी देने से पहले पूरी जांच पड़ताल लेंगे भैया। तुमने हमारे सारे कागज फोटो स्टेट करवा के लिए थे कि नहीं लिए थे? तुमने हमारे सारे कागज लिखित में लिए थे, हमसे लिखित में दस्तखत करवाए थे। अब ये रुपया तुमने हमको असली रुपया दिया है, ये लिखित में जब तक हमको नहीं दे दोगे 1 रुपया मांगने मत आ जाना, वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। समझ गए कि नहीं? आगे भाई हम हिसाब तो मांग ही सकते हैं कि नहीं मांग सकते भैया? गांव के लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर बैंकों ने असली रुपया दिया है तो वो असली रुपया लेने के हकदार हैं, और यदि बैंकों ने आपको नकली रुपया दिया है तो वो जेल जाने के हकदार है। आजीवन कारावास तक की सजा है दफा 489 ABCDE में, आईपीसी की धारा 489 में। वो बैंक आपको यह भी लिखकर नहीं दे सकता कि जो रुपया लिया वही दे दो, क्योंकि हमने ये करके देख लिया। वहां पर 6 करोड़ रुपए का लोन था। बैंक मैनेजर ने कहा, भैया, मैंने कहा बताइए, आप तो कह रहे हो कि हमने आपको नकली रुपया दिया। मैंने कहा हां, हमें कह रहा हूं तुमने हमको नकली रुपया दिया। बोले फिर हमको हमारा नकली वाला लौटा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, अभी लौटा देते हैं, तुम हमको लिख करके दे दो कि तुम हमको नकली वाला लौटा दो, तुम हमको यह लिख करके दे दो कि जो लिया है वही दे दो। जबानी बात नहीं करेंगे। तुमने जबानी मेरी बात नहीं मानी कि मैं देवेंद्र बलहारा हूं। तुमने मेरी बात को साबित करने के लिए मेरे कागज लिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड दिखा, तब मानूंगा कि तुम संतोष देवी हो, तुम शाकिर अली हो, तुम देवेंद्र बलहारा हो, तुम बाबूलाल हो, या तुम अमरीश पुरी हो, या तुम अमरीश पांडे हो। ये तो तभी मानेगा ना बैंक, जब आप कागज दोगे। तो मैं बैंक की किसी भी बात को जबानी नहीं सुनने वाला। गांव में कोई आता है बैंक वाला, उसको बोलो जबान से बात नहीं करने का, वरना टांगे तोड़ दी जाएगी। लिखित में कागज दिया है, लिखित में जवाब दे, बात खत्म, अपना पैसा ले। क्या दिक्कत है भैया? भाई तुमने लिखित में दिया ना सब कुछ, हम लिखित में दे रहे हैं। अगर हमारी बात गलत है, हमसे लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, हमसे लिखवा लो तुम स्टाम्प पेपर के ऊपर, तुम लिख के दे दो स्टाम्प पेपर के ऊपर कि तुमने असली रुपया दिया है, मानक वाला रुपया दिया है। और अगर नकली दिया तो जेल जाओगे, और असली दिया है तो हम देंगे तुमको, तुम लिख करके दे दो हमको, क्या दिक्कत है? लिखित में देंगे हम तुमको। तो बैंक वाला बोला कि आप हमको वही वाले रुपए दे दो। मैंने कहा मैनेजर को कि तुम हमको लिख करके दे दो। फिर उसने बोला यार तुम तो बरगला रहे हो, तुम तो देश के लोगों को बहका रहे हो। मैंने कहा कैसे बहका रहा हूं, जरा एक बार बताओ तो सही। उसने कहा तुमको मालूम नहीं है क्या कि कॉइनेज एक्ट 2011 बना दिया सरकार ने? मैंने कहा मालूम है, लेकिन कॉइनेज एक्ट के अंदर कॉइन का कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ, बिना स्टैंडर्ड का रुपया होता ही नहीं है, तो फर्जीवाड़ा है। जितने में पार्लियामेंट के सांसदों ने वो कानून बनाया है, जिस दिन देश की जनता को पता चला और वो अपने घरों से निकलने की हिम्मत कर पाए,
उस दिन वो सारे पार्लियामेंट के सांसद जेल में होंगे, इसकी भी गारंटी देते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने बनाया था वो भी जेल जाएगा। फिर बोले एक बात और का जवाब दे दो। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि सरकार ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, ये बात जायज है। देखो भाई, बैंक वाले अगर ये बात बोलते हैं कि सरकार ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, तो मैंने उस जोनल मैनेजर से ही पूछ लिया। मैंने कहा मैनेजर साहब सिर्फ इतना बता दो, इस बात का मतलब क्या है कि सरकार ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। बोला इसका मतलब यह है कि सरकार को अब रुपए छापने के लिए किसी सोने रखने की जरूरत नहीं है, किसी नियम को मानने की जरूरत नहीं है, सरकार जितना चाहे रुपया छाप सकती है। मैंने कहा इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व बैंक और सरकार मिलकर जितना मर्जी रुपया छाप सकते हैं। बोला हाँ। मैं कहा कितना ही भी छाप सकते हैं। बोला हाँ, कोई सोना रखने की जरूरत नहीं है। बोला ना, कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है। बोला ना, तो फिर तुम वो भी छाप लो जो हमसे लेना है। जब तुम जितना मर्जी छाप सकते हो तो भैया वो काहे नहीं छाप लगते जो हमारा कर्जा है, वो छाप लो, रख लो। और अगर कोई नियम है तो हमको पहले नियम बताया जाएगा कि किस नियम के तहत तुमने रुपया छापा, किस नियम के तहत तुमने ब्याज छापा। ब्याज छापना अपराध है, ब्याज को छाप नहीं सकते ये लोग। और अगर तुमने जिस नियम के तहत रुपया छापा है वो जिस दिन तुम लिख करके दे दोगे, अगर वो विधि को पालन करता है, अगर वो जस्टिफाई करता है, हम कर्जदार हैं, अपना शरीर बेचकर भी तुम्हारा कर्जा उतारेंगे। लेकिन यदि तुमने हमारे साथ ठगी की है तो तुम सबको लतियाएंगे, तुम सबको गरियाएंगे। गलत बात है क्या? सही बात है ना? तो अभी कोई बैंक वाला आके परेशान करे, उससे पहले कागज भिजवा दो उसके पास और चुपचाप खड़े हो जाओ। उनको इतना ही बोलना है, भैया लिख करके तुमको दिया है, लिख करके जवाब दे दो, हमें तुमसे बात नहीं करनी है। और अगर ज़्यादा बकवास करोगे तो मुंह थपड़ा ही देंगे सीधा। क्या दिक्कत है भाई? हम जबान से बात करने की पोजीशन में है ही नहीं है, बात ही खत्म। और कोई भाई यहाँ बैंक वाला बैठा है तो पूछ लो सवाल, कोई भी सवाल पूछो सबके सामने, हम बता ही देंगे। अदरवाइज किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। असली फ्रॉड रिजर्व बैंक है, असली फ्रॉड ये बैंक हैं। और आपको एक बात बताता हूं, आजकल डिजिटल करेंसी का खेल चल रहा है। डिजिटल करेंसी में 1 रुपया नहीं है, मालूम है क्या? आपके फोन में यूपीआई चलता है कि नहीं चलता है? 1 रुपया भेज के दिखाओ किसी को, 1 रुपया नहीं भेज सकता, 2 रुपया मिनिमम चाहिए, 2 रुपया। क्योंकि रिजर्व बैंक 2 रुपए से चालू होता है। आपकी जेब में जितने नोट लिखे हैं इनके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, भारत सरकार नहीं लिखा हुआ। भारत सरकार सिर्फ 1 रुपए के नोट पे लिखा है। आपका असली रुपया सिर्फ 1 रुपये का नोट है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है, बाकी सब नकली नोट है, बाकी सब नकली। तो इसलिए डिजिटल करेंसी के चक्कर में फंसोगे तो सारे बैंक खाते खाली हो जाएंगे। डिजिटल लोन लोगे तो डिजिटल सब बर्बाद हो जाओगे। अगर कहीं पर पैसा खर्च करना है, खेती वाली जमीन खरीदो, पानी पे इन्वेस्ट करो, अपने सोने पर इन्वेस्ट करो, पशुधन पे इन्वेस्ट करो, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, किसी ऐसी चीज पर खर्च मत करो जिसकी कीमत कम होती है। ऐसी चीज पर खर्च करो जिसकी कीमत बढ़ती है। आज एक भैंस खरीदी है 60,000 रुपए की, अगले साल ब्याज आएगी, एक बछिया, एक कटिया और दे देगी, 2 भैंस हो जाएंगी 60,000 रुपए की, साल भर बाद तैयार। समझ गए ना? ऐसी चीजों पे खर्च करो। एक बकरी की 2 बकरी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, 8 से 16 होंगी। क्योंकि एक जना एक को पैदा कर रहा है, वो पैसा बन रहा है। मोटरसाइकिल खरीदोगे, आज 1 लाख रुपए की है, अगले दिन बेचने जाओगे 80,000 से ऊपर नहीं बिकेगी। ऐसी चीज जिसकी कीमत कम हो रही है उस पे लोन देंगे हरामी ये बैंक वाले, लेकिन जिसकी कीमत बढ़ रही है उस पर लोन देंगे। अगर सोने पर लोन दे दिया, पहले तो 1 लाख का सोना लेंगे, 70,000 का लोन देंगे, बाद में और लोन देते। वो सोना नहीं देना चाहते आपको वापस, ऐसा चाहते सोना रख ले इनका। अपना सोना अपने पास रखो, अपनी जमीन अपने पास रखो, जमीन के ऊपर कोई लोन ना हो। अगर कोई लोन है तो बैंक वालों को बुलाओ, उनका हिसाब करो, मिलकर के पूरे गांव वाले जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन किसी बैंक की औकात नहीं है गांव में आकर किसी से मांग ले, आपका कोई ट्रैक्टर उठा ले, आपकी कोई मोटरसाइकिल छेड़ दे।
इसलिए ये चेतावनी दे दो, अगर गांव में, पूरे गांव में किसी का भी कोई मोटरसाइकिल उठा ले, अगर कोई फाइनेंस वाला, सारा गांव पहुंच जाओ थाने, सारा गांव पहुंच जाओ कि तुमने उठाया कैसे। पहले लिखित में जवाब दे, उसके बाद बात करेंगे। लिखित में जवाब दे के अपने ले, अपना कर्जा लो रहा तुम, हम कोई कर्जा चुकाने से मना थोड़ी कर रहे हैं। मैंने ये आपको नहीं कहा है कि कर्जा चुकता नहीं करना है, मैंने ये कहा है अगर उन्होंने आपको असली रुपया दिया है तो हम कर्जदार हैं, हम देंगे तुम्हारा पैसा, लेकिन तुमने अगर फ्रॉड किया है तो क्यों दें भैया हम, फिर तो तुमको जेल जाना चाहिए ना। नहीं समझे? इसलिए इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, समझिए, ये समझ की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, ये ज्ञान युद्ध है। इस ज्ञान युद्ध में बिना समझ के आप फंस जाओगे। और जिन लोगों को पता लग गया, जिन लोगों को मालूम पड़ गया कि अच्छा इतना बड़ा खेल है बैंकों का, वो नहीं फंसेंगे फिर। और इसके बाद एक और बात बता देता हूं, आप लोग सरकारों से बहुत डरते हो। डीएम आ गया, कलेक्टर आ गया, कोई फलाना आ गया, कोई ढिमकाना आ गया, भाई फलाने का आदेश है, तहसीलदार का आदेश है। तो आपने एक चीज सुनी होगी जिसका नाम है ग्राम सभा, सुना है क्या? एक होती है ग्राम पंचायत और एक होती है ग्राम सभा। पंचायत के तो मेंबर को चुनते हैं गांव वाले वोट डालकर। वोट डालने वाला आदमी होता है इस देश के अंदर शरणार्थी, रिफ्यूजी डालते हैं वोट। जो इस देश का नागरिक है उसे वोट डालने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी आदमी बिना वोट डाले, बिना कोई वोटर कार्ड बनवाए ग्राम सभा का मेंबर होता है यदि उसकी उम्र है 18 साल से ज्यादा। 18 साल से ऊपर का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत ग्राम सभा की सदस्य है। अगर गांव का 70% आदमी ग्राम सभा के लेटर हेड पर ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके कलेक्टर को भेज दे, चीफ मिनिस्टर को भेज दे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी औकात नहीं है ग्राम सभा के लिखे हुए को मोड़ दे। आपके पास इतनी ताकतवर बॉडी है। यानी गांव के 70% लोग एक तरफ होने चाहिए। इसीलिए ये सबको कर्जे में डाल रहे हैं, सबको शहरों में डाल रहे हैं, सबको आपको नशे की आदत डाल रहे हैं, आपके घरों में लड़ाई बजा रहे हैं ताकि 70% लोग इकट्ठे ना हो कभी भी। तो गांव वाले समझ लो, अगर आज यहां से या कल को कभी भी बैठ करके ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर 70% लोग अगर ग्राम सभा की चिट्ठी पर डेप्यूटी कलेक्टर को जाकर के चिट्ठी लिख दे, तहसीलदार को चिट्ठी लिख दे कि तहसीलदार साहब ये बैंकों को हमने आवेदन लगाया था, आप बताइए हमको जो रुपया दिया ये असली है कि नकली है। इस रुपए का मानक बताकर हमसे पैसा मांगने का हक है, बिना मानक बताए रुपया मांगने का हक नहीं है। तो बैंकों को चिट्ठी लिख दीजिए कि गांव में एक भी बैंक का व्यक्ति, कोई भी फाइनेंस का आदमी, कोई भी रिकवरी वाला घुसेगा नहीं। अगर घुसेगा तो अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार होगा। जिस दिन ग्राम सभा ने यह लिख करके दे दिया, कलेक्टर की औकात नहीं वो दोबारा गांव में किसी को भी आने देगा, अपने आप जिला अधिकारी को लिख के भेज देगा। साहब हमका 3 गो सवाल का जवाब चाहिए तन पहले आपसे, जो बात मेरे समझ में पहले आवत नहीं। अगर गांव में साहब पैसा का आवश्यकता पड़ता तो गेहूं से अगर लिया जाता तो लोग लेता 10%, ठीक, आ 10% से कम में समूह वाला पैसा पहले थमावता नहीं। अगर हम समूह के पैसा लेके अगर नहीं देत तो आधार कार्ड से जब चेक होता तो ओडीओ में से उड़त ताटे नहीं। अगर हम 50,000 लेके समूह के पैसा अगर नहीं देत तब हमका तो जिंदगी में कभी पैसा पहले मिली नहीं। फिर से गोधन कुटैले के बाद से हर लड़की के अगर शादी पड़ी तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख अब रुपया उपले कहाँ से आई। अगर कोनो आदमी बीमार अगर हो जाता ओकर 1 लाख 2 लाख के अगर आवश्यकता बा तो वो पैसा कहाँ से आई साहब। बस देखो कमाल की बात, इस भाई ने पूछा ये बोला, भाई ने कहा कि वो 1 लाख रुपया कहां से आए। रुक जा।
क्या हो गया? अरे उसने दारू पी रखी है वो एक जना। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। ये समूह वाले होंगे। देखिए एक बात सुनिए जरा गौर से, एक सवाल सुनिए आप। भाई ने सवाल पूछा कि अगर आपको बेटी का ब्याह करना है और आपको 1 लाख रुपया चाहिए तो वो कहां से आएगा। और दूसरा पूछा कि कोई इमरजेंसी में अगर हमको रुपया चाहिए तो वो रुपया कहां से आएगा। एक बात सोचिए, आपने रुपया अगर लिया है बिजनेस करने के लिए, अगर आपने कोई काम धंधा करने के लिए पैसा लिया है तो आप काम करेंगे और पैसे को चुकता कर देंगे। अगर आपको शादी के लिए कर्जा लेना पड़ता है, सबसे पहले ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा कि किसी बाप को कर्जा लेकर के बेटी की शादी करनी पड़े तो समाज के ऊपर लानत है। भाई उसको जिसका उसका जितना जुगाड़ नहीं है तो सारा समाज मिलकर के उसकी बेटी की शादी नहीं कर सकता है क्या? अरे समाज में बेटी तो सबकी साझली होती है ना, बेटी कोई एक उसकी थोड़ी होती है जिसने पैदा किया है। और अगर बीमार आदमी की मदद समाज आपस में नहीं कर सकता है क्या? अगर कोई एक व्यक्ति बीमारी के लिए कर्जा ले लेगा और शादी के लिए कर्जा ले लेगा, उसके पास चुकता करने के लिए कहां से आएगा भाई? शादी कमा के थोड़ी देगी उसे, बीमारी कमा के थोड़ी देगी उसे। इसका मतलब वो जिस चीज को भी कर्जे पे रखेगा, जिस चीज को भी गिरवी रखेगा, वो नीलाम होगी फिर आने वाले टाइम में। वो कर्जा है ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात बता देते हैं भाई, जो रिजर्व बैंक का 6,000 रुपया है, सुनो ध्यान से, जो रिजर्व बैंक का 6,000 रुपया है भारत सरकार के 1 रुपए के बराबर है। तो अब जो तुम 6 लाख रुपए का लोन लेने वाले हो, 6 लाख रुपए का, वो असल में 100 रुपए का होना चाहिए। रियल में जो असली ठगी है वो ये है कि आपको बताया गया है ये 6 लाख रुपया है, लेकिन असल में वो 100 रुपया है। उसके बाद जो 6 लाख रुपए में जितना सामान आता है वो 100 रुपए में आता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो दिया जा रहा है यदि वो असली रुपया है, मैंने ये नहीं कहा है आपने कर्जा लेना नहीं है, मैंने ये नहीं कहा है कि आपने कर्जा चुकता करना नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मैंने बोला जो ले रहे हो उसकी जानकारी तो कर लो कि वो असली है कि नकली है। असली है तो असली दो और नकली है तो बैंक वालों को जेल भेजो, सीधी सी बात है। इसमें लिखित में देकर के जवाब लेने में क्या नुकसान है भाई? हमको लिखित में दे दिया, अगर बैंक कहते हैं कि बैंकों ने कोई गलती नहीं करी है, कोई गड़बड़ नहीं करी है, उनके पास तो वकीलों की पूरी फौज है ना, तो बैंक वाले लिख करके दे दो ना कि भैया हमने तुमको सही रुपया दिया है, हमने तुमको असली रुपया, मानक वाला रुपया दिया है। अगर मानक नहीं है तो वो रुपया ही नहीं है, सीधी सी बात है ना। ये समझने की बात है। आप कुछ कह रहे थे? जो आप बोल रहे हैं ये समाज में लड़कियों के शादी करना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। जो लड़की पैदा करती है तो अपने जन्म के पार पर पैदा करती है। अगर वो बेशर्म में अगर लड़की पैदा करती है, अगर समाज के लिए पैदा करती है तो समाज से पैसा मांग के शादी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात माता जी। तो मतलब बड़ी बात यह है, आप लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि बैंकों ने आपसे जो लेन देन किया वो लिखित में किया, आप उनसे जो लेन देन करेंगे लिखित में करेंगे। वो चाहे जो भी बात हो उसके हिसाब से, तरीके से चले, कानून के हिसाब से चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं।